हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एकलव्य क्लासेस में। तो मैं हूँ अभिलाषा सिंह और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो फ्रेंड आज की जो क्लास है वो है जीएस का ही हमारा बायोलॉजी की क्लास। ठीक है फ्रेंड, जीएस में ही हमारा आज बायोलॉजी का क्लास है। तो फ्रेंड, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया था कि सेल्स क्या होते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। और हमने फिर लगातार कंटिन्यू करते हुए हमने फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े थे। हमने कुछ 5 सेल ऑर्गेनल्स की लिस्ट बनाई थी फ्रेंड, और उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे करके हमने कुछ 5 सेल ऑर्गेनल्स, कुछ 5 दिखाई दे रहा है, 5 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन फ्रेंड्स, सेल ऑर्गेनल्स और भी होते हैं, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इनके बारे में मुझे लगा था कि डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले, चूँकि आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेल ऑर्गेनल्स है, सेल टाइप्स ऑफ सेल है फ्रेंड। क्योंकि जो हमारा आगे का जो बच रहा है वो ये है, जो आगे हम बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और हमको मालूम है कि टाइप ऑफ सेल्स में हमारा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ये आ जाता है। तो फ्रेंड, मैंने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारे तीन थे टॉपिक जो छूट जा रहे हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लें और फिर आगे बढ़े। तो फ्रेंड, जो हमारा जो 3 था वो फर्स्ट, जिसमें मेरा हमारा पहला था क्रोमोप्लास्ट था फ्रेंड, क्रोमोप्लास्ट। एंड द सेकंड वन इज क्लोरोप्लास्ट, एंड द थर्ड इज वैक्यूल्स, तो ये 3 है। इसको हम बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे फ्रेंड, बस हम ऐसे लाइटली जान लेंगे कि ये जो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और वैक्यूल्स क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं फ्रेंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट हम ये कहेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये एक पिगमेंट इसमें भी होता है अपना, इसका भी एक पिगमेंट होता है, इसका अपना भी एक कलर होता है। तो इसको हम अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें, अगर हम, क्योंकि हम सब लोग नोट्स बना रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज द कलर्ड प्लास्टिड। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है फ्रेंड, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है वो दिस इज द colored प्लास्टिड, ठीक है फ्रेंड। ये क्या होता है, ये कलर प्लास्टिड है। और नेक्स्ट की तरफ जाएं तो क्या होगा, ये हैज़ यूजुअली, और इट इज़, मतलब दिस इज द कलर प्लास्टिड हैज़ यूजुअली रेड कलर। तो हम इसको सेकंड पॉइंट बनाना चाहेंगे। तो सेकंड पॉइंट में, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को आपका नोट्स भी कंप्लीट कराते चलूँ। तो जो सेकंड पॉइंट बनता है कि इट इज़ इन रेड कलर, रेड, COLOUR। अगर मैं कभी ये लिख दूँ फ्रेंड्स COLOR, तो आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली मैं यही स्पेलिंग यूज़ करती हूँ कलर के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये कलर्ड प्लास्टिड होता है, और जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। नेक्स्ट, अब हमको ये जानना है कि ये जो रेड कलर होता है वो कहाँ कहाँ पेयर होता है। तो जनरली ये जो होता है इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, इनर फ्रूट्स में भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम कहते फ्रूट्स को भी लिखेंगे, क्यों, तो फर्स्ट हम फ्लावर की बात करते हैं। इट्स फाउंड इन फ्लावर्स एंड inner parts of the fruits and seeds etc.
मतलब जनरली क्या होता है, ये फ्लावर्स में ये पाए जाते हैं, ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि रेड कलर में होते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं उनके इनर पार्ट्स में पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये तो बात कुछ थी क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। मैं चली जा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जैसा कि वर्ड, अगर ये क्लोरोप्लास्ट वर्ड आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें मैच कर रही होंगी कि क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटेड टू क्लोरोफिल। ठीक है, तो जी हाँ फ्रेंड, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट हैज़ अ पिगमेंट। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा इसको नोट्स बनाने के लिए, इट इज फॉर्म बाय अ substance which is called or known as what? Chlorophyll which contain a metal known as मैग्नीशियम। जी हाँ फ्रेंड, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्लोरोफिल से बनता है, और वो जो क्लोरोफिल जो सब्सटेंस कैरी करता है उस सब्सटेंस का नाम होता है मैग्नीशियम। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट जो देखते हैं इसके में कि नेक्स्ट क्या होता है। और क्लोरोफिल के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्लोरोफिल से आपको मालूम ही होगा फ्रेंड कि जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इट is responsible for the green pigment and it is responsible for the photosynthesis process also। ठीक है फ्रेंड, लाइट्स नहीं है तो प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, ये स्क्रीन की लाइट से ही काम चल रहा है, तो होप यू कैन एडजस्ट। चूँकि स्टार्टिंग है तो हम अपनी बेहतर कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा मतलब बनाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ लोग, मैं ऐसे बिना कैमरे के ही वीडियो बनाती थी, तो कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि आप स्क्रीन पे भी आइए ताकि ये जो हाव भाव होता है ना समझाने का, बोलने का, ये देख के चीज़ें दिमाग में जल्दी क्लिक करती हैं। मैंने कहा ठीक है, बट इट्स ओके, चलता है अपना। आगे भगवान करेंगे तो बहुत बढ़िया सेटअप होगा, अपना भी अच्छा वीडियो बनेगा और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझने में मदद मिलेगी। बट फ़िलहाल के लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अच्छा वीडियो बने, स्टडी वीडियो बने, ताकि आपको स्टडी करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोफिल से अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो क्लोरोफिल के कंपैरिजन में इसमें 2 पिगमेंट्स और हैं जो मतलब इसमें एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज कंटेन the two more pigment known as xanthophyll and कैरोटीन। ठीक, मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें लाइट आ गई फ्रेंड ये जो क्लोरोप्लास्ट इसमें ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन 2 सब्सटेंसेस और होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसमें ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन 2 सब्सटेंसेस होते हैं जो पाए जाते हैं, जो कि क्लोरोफिल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो बात हुई क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की। अब बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। फ्रेंड, जो ये वैक्यूल्स होता है ये क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। आप सबको तो मालूम है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्योंकि हमारी जो पिछली क्लासेस हुई थी डिफ्यूज़न की और
ऑस्मोसिस की, तो उसमें हमने अच्छे से देखा था कि ये सेमी परमिएबल क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब मेम्ब्रेन के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि उस क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। तो देखते हैं कि ये जो क्लोरो वैक्यूल्स होता है, इट इज surrounded by the semi permeable membrane। ठीक है फ्रेंड, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है, जिसको कि हम which is called टोनोप्लास्ट। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि वैक्यूल्स के सराउंडेड में होता है, इसको हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं, द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इज नहीं फ्रेंड आर, क्योंकि ये एक नहीं होते, ठीक है, एक से ज़्यादा होते हैं। आर टू कलेक्ट फूड स्टफ इन विच, जो फूड स्टफ होते हैं जिसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, वो क्या क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, एक्सेट्रा। तो ये जो फूड स्टफ होते हैं उसको कलेक्ट करना वैक्यूल्स का काम होता है, ठीक है। कुछ वेरियस कलर्स भी होते हैं फ्रेंड्स, एंड द रेजिडुअल सब्सटेंसेज आर, कुछ रेजिडुअल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि सेल्स में जाकर डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको भी कलेक्शन का काम वैक्यूल्स ही करता है, ठीक है। तो ये था वैक्यूल्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या आते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। ये जो होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फ्रेंड, वो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल में होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। मतलब कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स में पाए जाते हैं, और उस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बहुत टाइनी होते हैं, इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अपना नोट्स के लिए क्या पॉइंट बनता है फ्रेंड यहाँ पे कि इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, in the cytoplasm of the cell small tubules like structure are found. This is known as called as microtubules, ठीक है, the tubules, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इनका जो फंक्शन होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इट इज प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल in cell division.
फ्रेंड्स जो सेल डिवीजन होता है ना, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनका बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करते हैं किसमें, सेल डिवीजन में। और सेल डिवीजन आप जानते हैं कि बॉडी की ग्रोथ तभी पॉसिबल होता है जब किसी भी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। अब सेल डिवीजन क्या होता है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। दूसरा कि इट इज also take part in the formation of क्या, formation of centrioles, ठीक। सेंट्रियोल्स के अलावा भी ये जो स्पाइंडल्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, स्पाइंडल्स एंड सीलिया, फ्लैजिला एटसेट्रा। मतलब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक छोटे छोटे ट्यूबल्स होते हैं, स्मॉल ट्यूबल्स होते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। इनका जो रोल होता है वो क्या होता है, इट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इट इज ऑल्सो टेक पार्ट, और ये कह सकते हैं कि इट इज पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, स्पाइंडल्स एंड द सीलिया, फ्लैजिला एटसेट्रा। तो ये तो बात हुई थी माइक्रोट्यूबल्स के बारे में। अब फ्रेंड हम ये अब फ्रेंड हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मेन टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। बारिश का मौसम है फ्रेंड, मतलब मौसम तो बारिश का नहीं है बट बारिश हो रही है लगातार 1 हफ्ते से। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी फ्रेंड कि आपके जो भी मास्क वगैरह हैं उसको गीला मत रखिएगा, जिसको कि आप यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर सूखने दीजिएगा, अच्छे से सुखा के और साफ़ करके, क्योंकि ब्लैक फंगस जो एक नया आया है कि जो ब्लैक फंगस है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जनरली फ्रेंड ऐसा देखा जा रहा है कि मास्क जो भी है उसका अगर हम प्रॉपर वे में अच्छे से इसका अगर हम सैनिटाइज वे में इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से जो भी पर्सन है वो अफेक्टेड हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो हमको क्या करना है, हमको प्रॉपर सैनिटेशन ही रखना है, हमको ख्याल ही रखना है, हमको अवेयर रहना है, नॉलेज हमको ज़रूरी है ताकि हम अवेयर रह सकें। तो ये जो चूँकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फंगस, वायरस, ये सब बायोलॉजी के ही पार्ट्स हैं। तो चूँकि मौसम बहुत ही मॉइस्चर वाला है तो बहुत ही जल्दी फंगस, मतलब जैसे हमारा जो कोई भी गीला चीज़ है जिसमें नमी है, मॉइस्चर है, तो वो बेकार हो सकता है। और ये चूँकि एक ब्लैक फंगस का एक नया बवाला सामने आ गया है, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो भी आपके फंगस है, जो भी आपके मास्क है उसको फंगस से छुटकारा दिलाइए, उसको प्रॉपर वे में साफ़ करते रहिए, सुखा के रखिए ताकि उसको दोबारा आप यूज़ कर सकें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ सेल्स में क्या है। पहले तो टाइप ऑफ सेल्स में अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन पे देखते हैं, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन के बेसिस पे देखते हैं हम, तो ये सेल्स होते हैं वो 2 तरीके होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है उसका मतलब होता है फ्रेंड प्रिमिटिव, यानी कि पुराना, आद्य, जिसको अगर प्रॉपर मतलब हिंदी की लैंग्वेज में बोले तो उसको आद्य बोलते हैं। आद्य मतलब बहुत ज़्यादा पुराना।
तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो बहुत प्रिमिटिव होता है। अब किस बेसिस पे इसको हम प्रिमिटिव कहते हैं? क्योंकि इसका जो डेवलप होता है ना वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि अगर हम एग्जांपल्स देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो ये जो यूनिसेलुलर्स होते हैं उनमें अक्सर हमको ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं, वो पूरी तरीके से मॉडिफाइड नहीं होते। उसमें कुछ ही एक यूनिसेल का ही, एक सिंगल सेल का ही सारा फंक्शन होता है और उससे वो अपने बॉडी का सारा फंक्शन करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मॉडिफाई होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस पे बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होता है बहुत एडवांस नहीं होता है, मॉडिफाइड नहीं होता है। तो देखते हैं कि किस वे में क्या ऐसा होता है कि हम इसको प्रिमिटिव के केस में रख देते हैं। तो दिस सेल आर कॉल्ड प्रिमिटिव सेल्स बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ सच सेल्स आर वेरी सिंपलेस्ट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो बहुत ही ज़्यादा वेरी सिंपलर होता है। क्या होता है? सिंपलर होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हम कहते हैं कि ऑल ओवर द सेल, जो ऑल ओवर द बॉडी हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, पाया जाता है, तो वो जेनेटिक जो डीएनए होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, डीएनए, वो उसका भी एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज present in a specific area of cytoplasm, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो भी क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म के स्पेसिफिक एरिया में ही पाया जाता है। तो मैं इसको मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसको मैं मिटा दे रही हूँ। और वो जो स्पेसिफिक एरिया होता है, एंड द स्पेसिफिक एरिया किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? प्रोकैरियोटिक बारे में, ठीक है। द स्पेसिफिक एरिया और cytoplasm where the DNA is found is known as nucleoid, ठीक। वो जो स्पेसिफिक एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाइड, NUCLEOID, न्यूक्लियाइड, ठीक। और नेक्स्ट जो बात होती है, क्यों इसको प्रिमिटिव कहा जाता है, क्यों इसको कहा जाता है कि डेवलप नहीं है? क्योंकि इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम जिसको कि हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि हम पावर हाउस कहते हैं, यही क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक। इस वजह से क्या होता है कि ये प्रिमिटिव होता है, ये आद्य होता है, ये बहुत पुराना होता है, ये नॉन मॉडिफाइड होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कि किसमें ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो इसको एग्जाम्पल हो जाता है इन वायरस शब्द ही हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम वाला शब्द हो गया है। तो वायरस, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक। इसमें ये प्रोकैरियोटिक से पाया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रही हूँ।
ठीक है फ्रेंड, इसे मिटा दिया जाए। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है फ्रेंड, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है फ्रेंड, अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होता है, डेवलप्ड होता है। दूसरा क्या होता है इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि क्या था वो, माइटोकॉन्ड्रिया, दिमाग से स्किप ही कर जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि इसमें ये डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरा कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, ऑल अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक प्लेस होता है, कोई स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ पे ये पाया जाता है, नहीं, बल्कि ये डीएनए जो होता है ऑल अराउंड द न्यूक्लियस नहीं होगा, ये ऑल अराउंड द सेल होता है। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि बात हम जेनेटिक मटेरियल की कर रहे हैं सॉरी, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं। ठीक, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक की तरह की नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक ही कंडीशन में होंगे, एक ही होंगे, ऐसा इसमें नहीं होता है।